हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसवी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। बच्चों किसके बारे में? बच्चों बायोलॉजी के बारे में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हमारी जो बायोलॉजी की बुक है उस पूरी बुक के जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि पूरी किताब की अगर हम बात करें तो पूरी किताब में जो महत्वपूर्ण अगर क्वेश्चन हम छांटें तो जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है बच्चों न्यू सीरीज। क्या नाम है बच्चों? न्यू सीरीज। इस न्यू सीरीज के अंदर हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो हमारे बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट ही है, ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन पेपर हो गए, मॉडल पेपर हो गए, उठाकर अगर आप लोग देखोगे, यानी कि पिछले वर्षों के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर कुछ भी आप उठा लेना, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको रिवीजन कर लेना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझाने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम 2024 जो है फरवरी में होना यूपी बोर्ड का, ठीक है। इसमें आपको बायोलॉजी का भी एग्जाम देना है। अब आपको क्या होता है कि बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स होते हैं, लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स से ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, इनमें कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं। अगर हम मैथ को भी अभी हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में भी हमारे डेरिवेशन होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। यानी कि इन सब्जेक्ट में हमें टाइम देने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपको बायोलॉजी में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो आइए हम आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। और बच्चों आपको बता दें जो बायोलॉजी में न्यू सीरीज है इसका लेक्चर नंबर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8। कौन सा बच्चों? लेक्चर नंबर 8 है, क्योंकि बच्चों इससे पहले हम लेक्चर 7 डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों अगर आप लोग अच्छा चाहते हो बायोलॉजी के अंदर तो आपको इस सीरीज के, न्यू सीरीज के जो भी लेक्चर हैं सारे अटेंड कर लेने। हर एक सीरीज में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हर एक लेक्चर के अंदर बच्चों 15-20 क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान करके डिस्कस करना है, समझ लेना है। और बच्चों बता दूं 8वां लेक्चर ये है, शायद एक लेक्चर और लग जाएगा, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आप न्यू सीरीज पूरी जो हमारी सीरीज है, अगर आप इसके पूरी सीरीज के लेक्चर तैयार कर लेते हो ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी की टेंशन नहीं लेनी है। इसमें हमने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले। तो बच्चों आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बच्चों एक क्वेश्चन हमारा है कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। देखिए हो सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना पर टिप्पणी करिए, ठीक है। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसे कहते हैं? ऐसे किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको वहां पर घबराना नहीं है, ठीक है। होता क्या, एक जीन एक एंजाइम, आप इसकी परिभाषा से समझिए, इसके क्वेश्चन से समझिए। यानी कि कोई एक जीन है वो कोई एक एंजाइम के लिए है, ठीक है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं, हमारे डीएनए होता है उसमें जीन्स पाए जाते हैं, और जो भी क्रियाएं होती हैं उनको उन पर नियंत्रण, उन क्रियाएं शुरू करना हो या बंद करना हो, कहीं ना कहीं एंजाइम्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। होता क्या, देखिए एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बिडल और टाटम ने दी थी। हमारे दो साइंटिस्ट हैं बिडल और टाटम, याद रखिएगा बिडल और टाटम ने दी थी। इन्होंने सन 1941 ईस्वी में न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकी कवक पर अपने प्रयोग को सिद्ध किया था। देखिए यहाँ तक हमने डिफिनेशन पढ़ी और यहाँ से हमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर 2 अति लघुत्तरीय क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए हो सकता है कि पूछ ले एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी, तो याद रखना है एक बिडल और टाटम ने दी थी, ठीक है। कब दी थी? 1941 में। लेकिन अगर वो पूछ ले कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना का प्रयोग किस पर सिद्ध किया गया, किस पर सिद्ध किया गया, तो याद रखिए न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकी कवक था। किसका नाम क्या था? न्यूरोस्पोरा, एक कोशिकी कवक था, याद रखिए, पर अपने प्रयोग सिद्ध किए थे। इनके अनुसार प्रत्येक जीन एक विशेष एंजाइम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जीन जो होगा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन या एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स का संश्लेषण करेगा, ठीक है। समझ में है, ठीक है। अगली बच्चों देखिए, अगला बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स में कई बार सवाल पूछे गए, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, इनमें बहुत सारी चीज़ें जांच की जाती हैं। आप आजकल आप लोग मूवी देखते होगे या कोई सीरीज देखते होगे ना, तो वहाँ पर आप देखते हो कि एनीथिंग कोई भी मर्डर वगैरह होता है तो वहाँ पर चाकू या गन बरामद होती है, तो उसको वो लोग पन्नी वगैरह ग्लव से छूते हैं क्योंकि उस पर उनके फिंगरप्रिंट ना आ जाए, ठीक है। तो देखिए
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक्स जेफरी ने विकसित किया था। अगर क्वेश्चन पूछे जाए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने विकसित किया था, तो याद रखिएगा एलेक्स जेफरी एक साइंटिस्ट है। इसके माध्यम से प्रत्येक जीव का मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नता देखी जा सकती है। इनके अनुसार जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, अगर इसको हम साइड में रखें तो हमें पता है कि प्रत्येक जीन, प्रत्येक व्यक्ति होगा उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होंगे, और जो कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसमें आनुवंशिक पदार्थ होंगे, उनमें डिफरेंट होगा, यानी कि अलग होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप सुनते हैं कि समरूप जुड़वा होते हैं, कभी कभी जुड़वा व्यक्ति होते हैं, देखिए जो दो जुड़वा भाई है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, अपवाद क्या है, समजात जो समरूप जुड़वाओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। जुड़वा है उसमें तो समान हो सकते हैं मान लीजिए, लेकिन उनके अलावा अगर हम जुड़वाओं को छोड़ दें और कोई भी अन्य व्यक्ति समान, दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें आनुवंशिक पदार्थ एक जैसा नहीं हो सकता। ये चीज़ याद रखिए। ये भिन्नता डीएनए के कारण होती है। किसके कारण होती है बच्चों? डीएनए के कारण ही ये भिन्नता होती है। ठीक है, समझ में आ गया क्यों इसका प्रयोग करते हैं। इस तकनीक का उपयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। ये जो तकनीक है इसका उपयोग जो है वो निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे किसी चोरी में चोरी होती है, ताला तोड़ा जाता है वगैरह 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 वगैरह, ठीक है, आप लोग समझ रहे होगा। तो वहाँ पर फिंगरप्रिंटिंग के उनके फिंगर लिए जाते हैं, किसके फिंगर हो सकते हैं तो जांच करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। हत्याओं आदि में, कई सारे चाकू वगैरह आप लोग पता है, लड़ाई झगड़ाओं आदि में कई कई जगह पर आपको पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, यानी कि जहाँ पर भी फिंगरप्रिंटिंग का नाम होता है वहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अगला बच्चों एक हमारा छोटा सा टॉपिक आता है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है अनुलेखन क्या होता है। देखिए, अनुलेखन हो गया, अनुवादन हो गया, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा अनुलेखन पूछा जाता है, ठीक है। अनुलेखन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। अगर आपने आरएनए के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। मैं आपको आरएनए और डीएनए और एक कैंसर, इन 3 लेक्चर्स का एक वीडियो लूंगा अलग से, उसमें क्योंकि ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में इनको फिनिश करूंगा, आपको एक एक जानकारी इसके बारे में दूंगा, ठीक है। देखिए, डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं को एमआरएनए में स्थानांतरण हो जाना अनुलेखन कहलाता है। यानी कि डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ था, उस आनुवंशिक पदार्थ पे कई सारी सूचनाएं उपस्थित थी, उन सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण हो जाना। एमआरएनए में जब उन सूचनाओं का स्थानांतरण हो जाता है, हो जाने की क्रिया को ही हम अनुलेखन कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है डीएनए पैकेजिंग क्या होती है। डीएनए पैकेजिंग यानी कि डीएनए को बंद करना। देखिए, क्योंकि डीएनए पैकेजिंग भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है। देखिए, इसमें होता क्या है इसको ध्यान से समझिए। डीएनए की कुल लंबाई केंद्रक की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है, ये चीज़ आपको पता है। हमारा जो डीएनए होता है उसकी जो लंबाई होती है, जो सेल के अंदर केंद्रक होता है उसकी अपेक्षा में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी डीएनए जो होता है केंद्रक के अंदर रहता है। जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, ई कोलाई, ई का मतलब होता है बच्चों इशरिचिया कोलाई का मतलब कोलाई। इशरिचिया कोलाई के आरएनए की लंबाई 1.36 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। अतः ये जो इतना भारी डीएनए है, इतना बड़ा डीएनए है, लेकिन इतना छोटा केंद्रक होता है, क्योंकि हमें अपनी सेल्स नहीं दिखती और सेल के अंदर हमारा केंद्रक होता है, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं, मीसोसोम वगैरह वगैरह, ठीक है। इस डीएनए को डीएनए पैकेजिंग के द्वारा, इस डीएनए को डीएनए पैकेजिंग के द्वारा केंद्रक के अंदर रखा जाता है। केंद्रक जो होता है उसके अंदर रखा जाता है हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ डीएनए न्यूक्लियोसोम कहलाता है। तो बच्चों जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन पर जो डीएनए लिपटा हुआ होता है उस डीएनए को डीएनए न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है, कहलाता है। अर्थात लंबे डीएनए अणु को हिस्टोन प्रोटीन से लपेट कर रखना, यानी कि लंबे डीएनए का जो अणु था उसको हिस्टोन प्रोटीन पर लपेट कर केंद्रक के अंदर रखना ही हमारा डीएनए पैकेजिंग कहलाता है, ठीक है। उसको लपेट कर रखना ही डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। समझ में आ गया डीएनए पैकेजिंग क्या होती है। मेन मतलब होता है हमारा इतना भारी डीएनए होता है, उस डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन पर लपेट कर हमें केंद्रक के अंदर रखने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को ही डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन होता है जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग। देखिए, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, आपके माता पिता में थे तो आप में आ गए, आप में होंगे तो आपके जो डॉटर या पुत्र जो वगैरह होंगे, आपके बच्चे होंगे उनमें जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चलते रहते हैं उन्हें आनुवंशिक रोग कहते हैं, जो माता पिता से होते हैं। वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं और आनुवंशिक विकरणों के कारण
उत्पन्न होते हैं या होते हैं। आनुवंशिक विकरण यानी कि विकार जो होते हैं, विकार का मतलब होता है यानी कि इधर उधर उलटफेर, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ में कोई ना कोई चेंजिंग वगैरह होती है तो आनुवंशिक विकार का मतलब होता है जन्म, विकार का मतलब होता है बच्चों रोग, ठीक है। तो जो जन्मजात यानी कि आनुवंशिक विकारों के कारण होते हैं उन्हें आनुवंशिक रोग या फिर जन्मजात रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो हमारे माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं क्योंकि वो आनुवंशिक पदार्थ के कारण आते हैं, क्योंकि वो आनुवंशिक रोग होते हैं। ऐसे आनुवंशिक रोग का मतलब होता है विकार, ठीक है, विकार भी कह सकते हैं। तो आनुवंशिक विकारों के कारण होते हैं उन्हें हम आनुवंशिक रोग या फिर जन्मजात रोग कह लेते हैं। लेकिन होते कौन से हैं? जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया आदि बहुत सारे रोग हैं। जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेलेमिया होता है, अल्कैप्टोन्यूरिया होता है आदि जो रोग होते हैं बच्चों, ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, आनुवंशिक रोग होते हैं क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ हमें जो अगर माता पिता में है तो बच्चों में आ जाते हैं। लेकिन हीमोफीलिया हो गई, बढ़ांधता हो गई, थैलेसीमिया, इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है लेक्चर्स के अंदर। आप लोग जाइएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको एक प्लेलिस्ट दी होगी, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके उसके एक एक करके सारे वीडियो आपको देख लेना है। बायोलॉजी की टेंशन से फ्री हो जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों फिर जन्मजात रोग होते हैं, कुछ उपार्जित रोग होते हैं यानी कि जो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं हमारे जन्म के बाद। तो वे रोग जो जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि ऐसे रोग जो जन्म के बाद में, जन्म लेने के बाद में किसी भी कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें हम उपार्जित रोग कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। जो उपार्जित रोग होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक संक्रामक रोग होते हैं, एक असंक्रामक रोग होते हैं। बच्चों संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो जैसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्वतः ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी कि खांसने से, छींकने से, छूने से आदि से। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अभी समय भी नहीं उसको हुआ है, कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी थी। तो ये क्या था? उपार्जित रोग। जन्म से तो हमसे था नहीं ना, किसी भी व्यक्ति को जन्म से कोरोना नहीं था कि उनके माता पिता में था तो उसमें आ गया, ठीक, ऐसा नहीं था। लेकिन ये संक्रामक बीमारी थी, उपार्जित हमें हो गया, लेकिन फिर हमारे द्वारा भी संक्रमित हो रहे थे लोग ना, तो इसीलिए मास्क लगा रहे थे, छींकना छींकना इस आदि से रुक रहे थे, यानी कि बच रहे थे ना। तो कोरोना वायरस क्या था? खांसने छींकने वगैरह किसी ना किसी चीज़ से हो रहा था ना, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी थी। जिसे जुकाम हो गया, आप किसी के सामने छींक दो अगर होने वाला तो हो जाता है, ठीक है। चेचक आदि जो रोग होते हैं संक्रामक रोग होते हैं। तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्वतः यानी कि खांसने छींकने वगैरह वगैरह चीज़ों से पहुँचते रहते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। कुछ बच्चों असंक्रामक रोग होते हैं। जैसे असंक्रामक रोगों का मतलब यह है अगर आप हमारे पास बैठे हैं और आपके रोग हैं, हम आपको छू रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे कैंसर, मान लीजिए आपको कैंसर है, अब ऐसा नहीं हम आपके पास बैठे हैं, हम आपको छू रहे हैं तो हमें भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये असंक्रामक रोग है, संक्रामक नहीं है। सूखा रोग हो गया, रतौंधी, स्कर्वी आदि जो रोग होते हैं बच्चों असंक्रामक रोग है, इनके बारे में आपको पता है। संक्रामक रोग भी उपार्जित रोग होते हैं, असंक्रामक रोग भी उपार्जित रोग, यानी कि जन्म के बाद में किसी कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं। समझ में आया? अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे अमीबिया पेचिस, अमीबियासिस को। बच्चों जो अमीबिया पेचिस है इसको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 2 से 3 बार पूछा गया है, तो इसीलिए आपको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि रोग को रिलेटेड जो ये चैप्टर चल रहा है उसमें हम घुस चुके हैं। लेकिन ये रोग के रिलेटेड जो चैप्टर है इससे हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बनते रहते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, अमीबिया पेचिस होता क्या, किससे होती है, किसके द्वारा होती है, ठीक है। मनुष्यों में ये रोग, जो मनुष्य होते हैं इनमें ये रोग जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, याद रखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है याद रखिएगा। ये जो मनुष्य जो अमीबिया पेचिस होता है बच्चों, ये हमारा एक रोग जो है ये क्या होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अगर फैल गया तो ये रहेगा कहाँ पर, हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर रहता है, तो ध्यान दीजिए। ये बड़ी आंत के कोलन भाग का परजीवी है। ये जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका एक कोलन भाग होता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जेजुनम, डेडुनम, इलियम, ठीक है। तो सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम होता है ऊपर वाला, कोलन बीच वाला, रेक्टम नीचे वाला, ठीक है। तो उसमें जो रेक्टम वाला कोलन भाग जो वाला भाग होता है कोलन, उस भाग का परजीवी कोलन भाग में रहता है, ठीक है। इसकी खोज जो की थी लैम्बल ने की थी, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी, तथा इसके रोगजनक उन्होंने खोज कर दी कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया फिर रोग भी उत्पन्न करता है। इसके रोगजनक स्वभाव का पता फ्रेडरिक लॉस ने लगाया था, एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक लॉस, उन्होंने इसके रोगजनक स्वभाव का पता लगाया था। समझ में आया? ठीक है। ये रोग जो है मक्खी द्वारा फैलता है, इसमें मल के साथ खून आने लगता है। अमीबिया, जिसे अमीबिया पेचिस या खूनी पेचिस कहते हैं। देखिए ये रोग जो होता है मक्खी के द्वारा फैलता है, ठीक है। इसमें होता है कि इस रोग से अगर कोई ग्रसित है तो उसका क्या होने लगे, उसके मल के साथ खून आएगा,
ठीक है, चीज़ें याद रखिएगा। मल के साथ खून आने लगता है, और अगर ऐसा होता है तो इसे अमीबी पेचिस या खूनी पेचिस भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मल के साथ खून आता है, इसीलिए हम इसे खूनी पेचिस भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो होता क्या देखिए, अभी हमें बात करेंगे, अभी नहीं, अमीबी पेचिस की बात कर ली, अब इसका हम जीवन चक्र भी बात करेंगे। इसका एंट अमीबा का कैसे वर्किंग फॉर्म करता है हमारे शरीर के अंदर, यानी कि एंट अमीबा का जीवन चक्र भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एंट अमीबा का जीवन चक्र जो हमारा एंट अमीबा के द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो एंट अमीबा जो होता है इसका जीवन चक्र क्या होता है? देखिए, यह एक पोषदीय मोनोजेनेटिक्स परजीवी द्वारा होता है। ये मोनोजेनेटिक्स परजीवी है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या करता है? अपना जीवन चक्र मनुष्य की आंत में पूरा करता है। कौन से भाग में? बड़ी आंत के कोलन भाग में। ठीक है, ये जो अपना जीवन चक्र होता है मनुष्य की आंत में पूरा करता है। इसका ट्रोपोजॉइन कोलन के द्विविखंडन द्वारा, इसका जो ट्रोपोजॉइन होता है बच्चों, ट्रोपोजॉइन स्टेज होती है, ट्रोपोजॉइन कोलन में द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जन्म करता है। इसका जो ट्रोपोजॉइन होता है बच्चों, वो द्विविखंडन के द्वारा अलैंगिक जन्म करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो दो कोशिकाएं बनाता है, और आंत में भोजन ग्रहण करके बार बार विभाजन करता रहता है। जो हमारी आंत होती है उनमें क्या करता है? विभाजन करता रहता है, और उस आंत से भोजन को ग्रहण करते रहता है, और उससे फिर विभाजन करता रहता है बार बार, जिससे कि इसकी संख्या में वृद्धि होती है, इनकी इसकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगर हो जाता है एंट अमीबा से रोकथाम और इसके उपचार क्या? देखिए, हमें खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखना चाहिए ताकि उस पर मक्खी वगैरह ना बैठ सकें। हमारे पास जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं उनको क्या करना चाहिए बच्चों? ढक कर रखना चाहिए। ठीक है, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, साफ सफाई आपको रखनी है अपने आसपास, ताकि ये चीज़ें जो जिससे होता है ये चीज़ें वहाँ पर फटक ना पाएँ। उपचार हेतु रूमेटिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। देखिए, एक क्या होता है, एक लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं रूमेटिन के इंजेक्शन लगा दो सही, आप कभी भी किसी पर ट्राई मत करना। ठीक है, होता क्या है, रूमेटिन के इंजेक्शन हमें क्योंकि पढ़ना है, सिलेबस में है, तो हमें पढ़ाना है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, रोग, अगला रोग क्या है? अगला बच्चों है डेंगू। आपने पढ़ा होगा डेंगू के बारे में। ठीक है, इसे रीढ़ की हड्डी का बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि डेंगू बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए इसे रीढ़ की हड्डी का बुखार भी हम कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम्स में रीढ़ की हड्डी के बुखार पर टिप्पणी करिए, इसकी परिभाषा लिखिए, इसके बारे में अगर आपको अच्छे से पूछा जाता है, देखिए होता क्या, आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर रीढ़ की हड्डी तोड़ बुखार है, अगर आपसे इसके टिप्पणी पूछी जाती तो आप इस पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता तो इसके बारे में बहुत कम आप लिखिएगा और हट जाइएगा, क्योंकि 1 नंबर में आप अगर पूरी रामायण लिख दोगे, पूरा क्वेश्चन लिख दोगे, लॉन्ग क्वेश्चन, तब भी नंबर 1 ही मिलना है, तो आपको समय वेस्ट नहीं करता। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 10 से 20 शब्द ही आपको लिखना रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगर आपका 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन है तो आप पूरा क्वेश्चन को लिखिएगा, बाकायदा संक्रामक क्या होते हैं, कैसे फैलता है, इसके लिए परीक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो जिसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये रोग डेंगू वायरस या आरएनए विषाणु के द्वारा फैलता है। देखिए, विषाणु को इंग्लिश में हम वायरस कहते हैं। ये जो रोग होता है बच्चों डेंगू वायरस के द्वारा फैलता है, चीज़ आपको याद रखना है। इसका संक्रमण कैसे होता है, इसका आक्रमण कैसे होता है, संक्रमण कैसे होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस रोग का संक्रमण मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है, फैलता है। यानी कि ये जो हमारा डेंगू वायरस है, डेंगू जो एक रीढ़ की हड्डी का बुखार है, ये डेंगू वायरस के द्वारा होता है। इसमें होता है कि इसका संक्रमण जो होता है, एक मच्छर होता है जो मादा होता है, एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। और याद रखिएगा, आपको जो भी मच्छर काटते हैं वो याद रखना मादा ही मच्छर होते हैं, नर मच्छर आपको नहीं काटते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस वायरस से संक्रमित बच्चों पर रोग का प्रभाव जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है। देखिए, होता क्या है, यानी कि ये जो वायरस है, इस वायरस से अगर संक्रमित बच्चा है तो उन पर रोग का प्रभाव जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है। उनमें क्या होंगे, कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे हल्का बुखार, थकान, जुकाम आदि लक्षण हो सकते हैं। उनमें क्या हो सकते हैं, हल्का बुखार आएगा, थकान महसूस होगी, जुकाम आदि हो सकते हैं, नॉर्मल लक्षण होंगे। ठीक है, लेकिन होगा क्या, लेकिन बड़े व्यक्तियों में इसका प्रभाव अधिक होता है। जो हमारे बड़े व्यक्ति होते हैं, जो यानी कि अगर हम बात करें 20 ईयर के ऊपर वाले, ठीक है, तो जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनमें इसका प्रभाव जो होता है अधिक होता है, और उन्हें तेज बुखार, तीव्र सिर दर्द होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तीव्र सिर दर्द कर लीजिए, तीव्र सिर दर्द। ठीक है, तीव्र सिर दर्द हो गया, तथा पेशियों और संधियों में दर्द होता है।
कभी कभी रक्त स्राव भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका यानी कि इसका संक्रमण। फिर बात आती है सर ये हो गया जिसको उसमें परीक्षण कैसे करेंगे। इसके लिए बच्चों एलिका टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एलिका, और इसके लिए पीसीआर का भी प्रयोग करते हैं। पीसीआर, पी का मतलब पॉलीमरेज C4 चैन R4 रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इसका भी उपयोग करते हैं। पीसीआर का भी उपयोग करते हैं इसके परीक्षण के लिए। अब बात आती है सर इसके रोकथाम क्या है। देखिए इसके रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, मच्छरों को नष्ट करें, इसके प्रजनन की जगह को भी नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि आपको मच्छरों को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए और इनके जो प्रजनन यहाँ पर यानी कि जहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जहाँ पर ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, उन जगहों को भी नष्ट करना चाहिए। ठीक है, अपने आसपास साफ सफाई रखें और तालाबों और गड्ढों की भी सफाई रखें। यानी कि आप अपने आसपास भी सफाई रखें और ऐसा ना हो कहीं कहीं पे पानी भर जाए, तालाब या गड्ढे कहीं कहीं हो जाते हैं उन पर सफाई रखें, उनमें पानी भरने ना दें। ठीक है, क्योंकि पानी भरेगा तभी वहाँ पर मच्छर बैठेंगे। बात आती है सर इसका उपचार, अगर किसी को हो जाता है इसको उपचार कैसे कर सकते हैं। उपचार में आपको क्या करना, पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है टेबलेट आती है पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक होती है, सर दर्द वगैरह में दी जाती है। पैरासीटामोल से डेंगू नहीं जाने वाला है क्योंकि यहाँ पर दिया गया तो पढ़ना हमें। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला देखिए बच्चों, एक रोग होता है बच्चों हाथी पाँव, जिसमें पैर जो होता है हाथी के पैर की जगह की तरह बच्चों बहुत मोटा हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप गूगल पे वगैरह सर्च करोगे तो वहाँ पर आप देख लेना हाथी पाँव, और इसे ही पील पाँव भी कह सकते हैं। पील पाँव यानी कि एक पिलर के जैसे पाँव हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हाथी पाँव या पील पाँव जो होता है, इसकी आपको आंगनबाड़ी वगैरह में इनकी टैबलेट्स दी जाती हैं, जो हमारे यहाँ की आशा होती हैं। आपको पता होना चाहिए, आपके गाँव घर आपकी माता जगह से, अपनी माता से और या अपने आपके घर में बड़े बूढ़े जो रहते होंगे उनसे पूछिएगा कि दी जाती हैं। ठीक है, टेबलेट जो दी जाती हैं सरकार के द्वारा भेजी जाती हैं। ठीक है, हाथी पाँव रोग होता है, एक बहुत खतरनाक होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, जो पैर होता है बच्चों वो हाथी के पैर की तरह इस बहुत मोटा हो जाता है एक पैर। ठीक है, तो इसीलिए इसे हाथी पाँव रोग भी कहते हैं या पील पाँव रोग भी कहते हैं। देखिए हाथी पाँव रोग जो होता है बाउचेरिया ब्रोंकाइटिस निमेटोड के द्वारा होता है। याद रखिए ये जो रोग होता है बच्चों किसके द्वारा होता है, बाउचेरिया ब्रोंकाइटिस एक निमेटोड होता है उसके द्वारा होता है। इसका वाहक जो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। इसका वाहक मतलब इसको फैलाने वाला जो होता है किसके द्वारा, बाउचेरिया ब्रोंकाइटिस के द्वारा होता है, एक निमेटोड है। लेकिन इसको वाहक यानी कि इसको ले जाने वाला जो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया मादा ही मच्छर काटते हैं, तो इसीलिए मादा क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक हो गया। फिर बात आती है रोग जनन और इसका लक्षण क्या है। वयस्क कृमि जीवित या मृत दोनों में अवस्थाओं में बीमारी उत्पन्न करता है। अगर वो वयस्क कृमि है तो वो चाहे जीवित हो, क्योंकि जो बाउचेरिया ब्रोंकाइटिस है वो जीवित हो या फिर मृत हो, दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, रोग बीमारी उत्पन्न करता है। जीवित अवस्था में खुजली पैदा करता है, अगर वो जीवित है तो खुजली पैदा करेगा। और एंडोथीलियम ऊतक की कोशिकाएं विभाजन, यानी कि जो कि एंडोथीलियम एक ऊतक होता है, एंडोथीलियम ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर लिम्ब वाहिनियों को बंद कर देती है। एंडोथीलियम ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होंगी रे, और इतना विभाजन हो जाएंगे कि जो लिम्ब वाहिनी होती हैं इनके जो लिम्ब वाहिनी होती हैं उसको बंद कर देती हैं। ठीक है, लिम्ब वाहिनी को बंद कर देती है, जिससे सूजन और बुखार की समस्याएं होती हैं, समस्याएं हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, बुखार आदि की समस्या हो जाएंगी। और ये बीमारी बच्चों फाइलेरियासिस कहलाती। कभी कभी आपको पता है कि इनको फाइलेरिया हो गई, और गाँव में जो टैबलेट दी जाती है वो फाइलेरिया की दी जाती हैं। याद रखिएगा फाइलेरिया की, क्योंकि उन्हें आपको हो सकता है हाथी पाँव वगैरह ना बताया जाए, वहाँ पर कहते हैं फाइलेरिया की टेबलेट है खा लेना। ठीक है, तो फाइलेरिया की दी जाती हैं, इसीलिए इस रोग को फाइलेरियासिस कहते हैं। ठीक है, उपचार की बात करें तो मच्छरों से बचने का उपाय करना चाहिए। अपने आसपास साफ सफाई रखें, गड्ढे तालाब वगैरह हो उनको भी साफ रखें, वहाँ पर पानी का जमाव ना होने दें। ठीक है, तो मच्छर से बचाव ही इसका मुख्य उपचार है। ठीक है, अगला बच्चों है प्रतिरक्षा पर टिप्पणी करना। देखिए बच्चों प्रतिरक्षा क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए बच्चों प्रतिरक्षा क्या होती है, आपको पता है कि हम कभी कभी में जुकाम हो जाता है और स्वतः ही सही हो जाता है, कभी कभी में बुखार हो जाता है और स्वतः ही सही हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है ना, तो वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिरक्षा के द्वारा ही होता है। समझिए किसको ध्यान से, हमारे शरीर पर अनेक प्रकार के रोगाणु का आक्रमण होता रहता है। हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, इस पर अनेक प्रकार के रोगाणु जो है वो आक्रमण करते रहते हैं। आए दिन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगाणु के आक्रमण होते रहता है। इसके अलावा सांस के द्वारा, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा भी रोगाणु शरीर के अंदर पहुंचते हैं। यानी कि सांस हो गया, सांस लेते हैं इसके द्वारा भी, और पानी पीते हैं इसके द्वारा भी, भोजन के द्वारा भी हमारे कई प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं। इन रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, और उस क्षमता को ही बच्चों हम प्रतिरक्षा कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ये जो रोग हो गए इनसे लड़ने की, इनसे हमें सही कराने की, ठीक कराने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर को, उसे ही बच्चों हम प्रतिरक्षा कहते हैं। याद आया, समझ में आया? ठीक है,
अगला टॉपिक बच्चों, नशीले पदार्थ या फिर ड्रग्स क्या होते हैं? नशीले पदार्थ पर टिप्पणी करिए या फिर ड्रग्स पर टिप्पणी करिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा। तो नशीले पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी भाग या अंग के कार्य में बदलाव पैदा कर दें, उन्हें ड्रग्स कहते हैं। देखिए, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी अंग या भाग या अंगों के कार्य में, जो नॉर्मल कार्य है उनमें बदलाव पैदा कर दें, उसे हम ड्रग्स कहते हैं। आप लोग देखते हो, एक नॉर्मल व्यक्ति हो, एक नॉर्मल पर्सन हो और एक पर्सन ऐसा हो जिसने अल्कोहल पी रखी हो, दारू पी रखी हो। होता क्या है, जो अल्कोहल पी रखा है वो कुछ ज़्यादा ही बोलता है, सवड़ इधर उधर नाली वगैरह की वो नहीं करता रहता है, और कुत्ता भी उसके ऊपर आके पूजा करके चला जाता है। ये चीज़ आपको पता है ना? सच बता रहा हूँ ना, आप लोग गाँव देहात के हैं और आपको ये चीज़ पता है। आपने देखा होगा कई सारे नशेड़ी पड़े रहते हैं इधर उधर, ठीक है। तो क्या होते हैं, उनके जो शरीर में नॉर्मल अंग थे, अंग सारे वही हैं, इम्यूनिटी सिस्टम वही है, सारे भाग हमारे शरीर के वही हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने कार्य में बदलाव उन्होंने कर दिया। किसके कारण? अल्कोहल के कारण बदलाव पैदा कर देते ना। तो क्या होता है, इस क्रिया को ही हम ड्रग्स या अल्कोहल कहते हैं। इसे आपको सावधान रहना है, इन चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम्पल्स की बात करें, तंबाकू हो गया, अल्कोहल, चाय हो गया। फिर बात आती है सर, इनके हानिकारक प्रभाव भी तो होंगे। जो अल्कोहल पीते हैं उनके हानिकारक प्रभाव होते हैं बच्चों, क्योंकि आप देखते हैं जो बच्चे पुड़िया खाते हैं, बच्चों मत खाना कभी भी, मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें पुड़िया के ऊपर लिखा होता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, साफ साफ लिखा होता ना। अगर नहीं होता नहीं तो कंपनी वाले क्यों लिखते हैं ऐसा कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है? नहीं लिखने की जरूरत ना, हर एक जगह पर नशीले पदार्थों में मिलेगा लिखा हुआ। देखिए, इसके अत्यधिक सेवन से स्वतः घात, श्वसन घात, हृदय घात, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। देखिए, इसका अत्यधिक अगर आप सेवन करते हो, इसके आदी हो जाते हो, तो श्वसन घात, हृदय घात, ब्रेन हैमरेज जैसा हो जाता है। देखिए, अब हमने क्या किया, अत्यधिक सेवन से अगर 1-2 बार आप पी लेते हो, बाई चांस गलती से पी ली, तो हमने आपको इम्यूनिटी सिस्टम पढ़ाया ना, उसमें अगर कोई वैसा पदार्थ जाएगा तो वो उससे लड़ लेगा। लेकिन आप बार बार आदी हो गए तो फिर नहीं, इतनी क्षमता नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप इसका अत्यधिक सेवन करते हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अल्कोहल के अधिक सेवन से यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो यकृत जो होता है, यकृत को लीवर कहते हैं, लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं। आपको पता है, उनके गुर्दे वगैरह भी गल जाते हैं, ठीक है, याद रखिए। जिससे यकृत सोरेनिस रोग कहते हैं, जिसे यकृत नष्ट हो जाते हैं, यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, इसे रोग कहते हैं, यकृत सोरेनिस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक देखिए, अगला जो बच्चों है, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं 1 से 2 नंबर में, अति लघु उत्तरीय में या फिर बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। देखिए, क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। देखिए, किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। ऐसा आपसे ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछे जाने वाला है, लेकिन आपसे अति लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछा जाए, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिए कि यहाँ पर हमसे 2 पूछे गए, लेकिन हमें 3 इंपॉर्टेंट लगे, मैंने तीनों आपको बता दिए। एक तो न्यूमोनिया हो गया, एक बच्चों हैजा हो गया, एक कोरोना वायरस, ETC, इससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे 2 पूछा गया। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, तो 2 पूछा गया, मैंने आपको 3 बता दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोन से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। ऐसे रोगों के नाम लिखिए जो प्रोटोजोन्स के द्वारा होते हैं। देखिए बच्चे, मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, अफ्रीकी निंद्रा हो गया, कालाजार। मलेरिया, पायरिया, अफ्रीकी निंद्रा, कालाजार, ये जो रोग होते हैं बच्चों प्रोटोजोन के द्वारा होते हैं, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मलेरिया। मलेरिया मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा मलेरिया पढ़ाऊंगा, मलेरिया का जीवन चक्र पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बच्चों बात आती है बैक्टीरिया, इनको कहते हैं जीवाणु, इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, हिंदी में जीवाणु कहते हैं। जीवाणु या फिर बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, ऐसे रोग, ऐसी बीमारी जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, जैसे इसमें निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया और टीबी रोग होते हैं। आदि जो रोग होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, विषाणु यानी कि बच्चों जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु, याद रखिएगा, विषाणु कहते हैं। वायरस यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने आपको शॉर्ट नहीं लिख पाया, इसको कहते हैं बच्चों विषाणु। क्या कहते हैं बच्चों, विषाणु।
वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु। वायरस यानी कि विषाणु द्वारा होने वाले रोग। देखिए कौन कौन से रोग विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होते हैं। इसमें बच्चों चेचक आपका आ गया, जुखाम हो गया, श्वसन एक रोग होता है, ठीक है, पोलिया, रेबीज आदि जो रोग होते हैं बच्चों वायरस के द्वारा होते हैं। याद रखिएगा ये जो रोग हैं ये वायरस के द्वारा होते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर आधे घंटे में मैंने आपको वो सारे क्वेश्चंस पढ़ा दिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। आपको 1 से 2 लेक्चर और मिलेंगे इस न्यू सीरीज के अंदर और आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इससे पहले बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेंडल वाले चैप्टर से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो भी जनन स्वास्थ्य आदि जो चैप्टर थे, इससे पीछे के जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और इसमें जो टॉपिक पढ़ा है इससे आगे के टॉपिक जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो इसीलिए आपको हर एक लेक्चर को ध्यान से अटेंड करना है। मैं आपकी बोर्ड एग्जाम आने से 10 दिन पहले आपकी बायोलॉजी खत्म कर दूंगा और आपको हमारे साथ तैयार करते रहना है ताकि आपको बायोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और आप कमेंट करके बता देना आपको कहाँ पर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपसे डाउट मन में है, कोई भी क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।